हालात बदल रहे हैं और एक तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, फूले साहू के अनुयायी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं। और वो जो बहरूपिये है उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस मनाएंगे 15 मार्च को। क्यों मनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती। बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यूजीसी की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि मैं कल ही एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर एससी एसटी ओबीसी का विरोध करेंगे तो एमपी एमएलए भी नहीं बन पाएंगे ये लोग। 15% से कोई एमपी एमएलए नहीं बन सकता है। उखाड़ फेंके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो, बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो। जो ऊपर बैठे हाथ उठा के तैयार हो या नहीं हो। वो जो वहां छत पे चढ़े हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं तैयार हो या नहीं हो, बताओ। आज जौनपुर की ऐतिहासिक धरती पर इतने विशाल कार्यक्रम में जब मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और जौनपुर के गब्बर कहे जाने वाले अमर शहीद बाके चमार जी को भी मैं आज नमन करता हूं इस महान धरती से। एक ऐसे नायक जिन्होंने आजादी के गदर में 1857 के समय अपनी टीम के जरिए अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, जिनको गब्बर की उपाधि दी गई, जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, ऐसे अमर शहीद जिनको भुला दिया गया, बाके चमार जी को पुनः याद करता हूं। प्यारे साथियों, मैं अगर आज सबसे ज्यादा किसी का धन्यवाद करना चाहता हूं तो अपनी मातृशक्ति का करना चाहता हूं, अपनी माओ का, बहनों का, बच्चियों का। और इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैंने आने से पहले एक दादी को देखा जो मोटरसाइकिल पे आई है। मुझे नहीं पता वो कहां बैठी है, वो 100 किलोमीटर से आई है, 100 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे। मैंने उन माओं को सुना जो पैदल आ रही थी और उनसे पूछा गया कि आप कहां से आई हैं, तो उन्होंने जो बात कही कि हम अपनी बस लेके आए हैं, अपने पैसे से आए हैं। और अंत में उन्होंने ये कहा कि उनके पास चाय के पैसे भी अब नहीं बचे। इस प्यार का, इस कर्ज का आज मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले आपको ये कह रहा हूं, एक अवसर बनने दीजिए। आपके कच्चे घरों की, आपकी गरीबी, बेबसी, परेशानियों के, तकलीफों को संकल्प करके कहता हूं, जिस दिन अवसर बनेगा, 1 साल के अंदर अगर आपके घरों में चिराग नहीं जले, आपके दिल से आशीर्वाद नहीं निकला, आपकी परेशानियां हल नहीं हुई और आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, आपकी भूख, जिनके लिए आज परेशान होना पड़ता, वो भूख नहीं खत्म हुई, आपको मान सम्मान का जीवन न मिला, तो राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहां के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। ऐतिहासिक काम, किसी विधायक की रैली होती है तो भी 8 दिन पहले परमिशन दी जाती है।
लेकिन उन्होंने कल रात परमिशन देके जो उपकार हम पे किया है, मैं विश्वास से कहता हूं कि मैं इन अधिकारियों को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। आप जानिए, जिसके लिए सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रदेश का कोई जिला, देश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से वीडियो जारी करके मैसेज भेज के ये नहीं कहा जाता कि हम इसको कल का सूरज नहीं देखने देंगे। उसके लिए कल रात को परमिशन आपने दी, मैं आपका आभारी हूं। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजों से आप चंद्रशेखर आजाद के प्रति जो प्यार लोगों के दिल में उसको कम कर सकते हैं? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी। आप अगर आज सुबह भी परमिशन देते और ये टेंट भी नहीं लगता, एक कुर्सी पे खड़े होकर भाषण देके अपने लोगों को कह के जाता कि याद रखना मेरी बात को। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं, किसी व्यापारी का बेटा नहीं हूं, किसी नेता का बेटा नहीं हूं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। संस्कार है मेरे अंदर, मैं गरीबों का दर्द जानता हूं। और फिर कह रहा हूं, एक बार पैदा होता है आदमी, एक बार मरता है। ना मैं दोबारा पैदा हो सकता हूं, ना मैं 2 बार मर सकता हूं। एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन अगर जब तक जीवन है मैं इनके हक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। इस बात को शासन, प्रशासन और सरकार भी याद रखे। मेरी बात को याद रखना। आप मेरी बात को सुनो। मेरा बस चले तो एक शब्द ना कहूं और ऐसे ही चला जाऊं, लेकिन जब आया हूं तो अपनी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गर्मी इतनी है। मेरे ऊपर तो टेंट लगा है, लेकिन मेरी माए बहनें, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे छोटे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग गर्मी में हैं, पसीना आ रहा है। मैं तो जानता हूं लोग पैसे पे नहीं जाते, खाने पे, मिठाई पे, शराब पे नहीं जाते, और आप अपने इस बेटे को इज्जत, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए इस गर्मी में बैठे हो। नहीं है मेरे पास आज आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इस मंच से कह रहा हूं, मेरे खून का कतरा कतरा भी अगर आपके लिए बह जाएगा तो उफ नहीं कहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं कुछ समय इस गर्मी का आपका लूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है और आपने भी अपना काम छोड़ा है। एक एक पैसा इकट्ठा करके आपने इस रैली को सफल बनाने का प्रयास किया। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करते हुए सबसे पहले भदोही के लाल धीरज कुमार गुप्ता जी को आदरांजलि अर्पित करता हूं। भदोही के जो लाल धीरज कुमार जी थे, जिन्होंने 2023 में अग्निवीर ज्वाइन किया और 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर में वो शहीद हो गए। ये शहीद जिस परिवार से होता है, उस परिवार को तकलीफ का एहसास होता है, लेकिन आप ये समझिए, उस शहीद भाई को आज याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले आर्मी की नौकरी पक्की होती थी। केंद्र की सरकार ने अग्निवीर के जरिए 4 साल की नौकरी करके जिस तरह से सेना का मनोबल गिराने का काम किया और नौजवानों में जो राष्ट्रभक्ति की भावना थी उसको कमजोर किया, देश इस निकम्मी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। भाई धीरज जी के पिताजी श्याम सुंदर गुप्ता जी जो उनसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, उस परिवार में जो चिराग बुझे हैं, इसलिए उस परिवार को मैं आदरांजलि भेंट करता हूं। प्यारे साथियों, अगले 20, 25, 30, 40 मिनट मैं जब अपनी बात कहूंगा, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मेरी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर आप घर क्या लेके जाएंगे और मेरी बात पे क्या पहरा देंगे, क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। चंद उत्साही नौजवान, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो शांति से खड़े रहें और
शोर मचाने की बजाय मेरी बात पे गौर करें। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दिनों में इधर आता हूं तो आपका आज प्यार बहुत ज्यादा है मुझसे, लेकिन खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। खाली प्यार से काम नहीं चलेगा। अगर मान सम्मान चाहिए तो उठ के खड़े होना पड़ेगा, उठ के खड़े होना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखना। आपके महापुरुषों के नाम मैंने लिए। उन महापुरुषों का संघर्ष याद करो, उनका बलिदान याद करो, उनका शौर्य याद करो। आप उनके अनुयायी हो। आप चंद्रगुप्त मौर्य जी के अनुयायी हो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के। आप सम्राट अशोक के अनुयायी हो। आप भीमा कोरे गांव के उन वीर योद्धाओं के अनुयायी हो, उनके वंशज हो। आप अपनी ताकत को भूल बैठे हो और जिस दिन आप उठकर खड़े हो गए और आपने फैसला ले लिया, मैं लिख के देता हूं कि सामंतवाद की जड़ें उस दिन जो है कमजोर हो जाएंगी, सामंतवाद का झंडा उस दिन धरती में गड़ जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, आज मैं यहां बहुत बातें कहने आया था, लेकिन आज मैं यहां चुनावी भाषण पे बात नहीं करूंगा। आज मैं यहां अपने दिल की बात कहूंगा, और वो ये है कि मैं उन नौजवानों की बात कहने के लिए आया हूं जो डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार नाम की चीज उनके पास नहीं। आज मैं उन माओं की, उन बड़े बुजुर्गों की, मेरे अभिभावकों की बात करूंगा जिन्होंने अपना खून, अपना पसीना, अपना पेट काट काट के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया, और वो बच्चे नौकरी के अभाव में बेबस घूम रहे हैं। वो माँ बाप ये देख रहे हैं कि कब उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। आज मैं उन किसानों की बात करूंगा जो किसान इस जोन में कभी बाढ़ से प्रभावित होते हैं, कभी सूखे से प्रभावित होते हैं, कभी खनन माफियाओं की चोट से प्रभावित होते हैं, कभी सरकार के जुल्म से प्रभावित होते हैं, कभी खाद समय पे नहीं मिलता, कभी डीएपी समय पे नहीं मिलता, कभी यूरिया समय पे नहीं मिलता, कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। आज मैं उन किसानों की बात यहाँ करने आया। आज मैं अपनी उन बहन बेटियों की बात करने आया हूँ जिनके लिए सरकार कहती है कि हम उनको साइकिल देंगे, हम उनको स्कूटी देंगे, लेकिन ये निकम्मी सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा भी नहीं कर पा रही है। उनका दर्द कहने के लिए आज मैं यहाँ आया। प्यारे साथियों, हमारी वर्दी में कोई खोट नहीं है। ये जो पुलिस के मेरे भाई हैं, मैं इनको सैल्यूट करता हूं, लेकिन आप नहीं जानते ये मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस सरकार के अंडर में होती है। जो सरकार चाहती है वो पुलिस के भाइयों को मजबूरी में करना पड़ता है। अगर अनुशासन में काम करेंगे तो कार्रवाई होगी, ना चाहते हुए भी कई बार मजबूरी में ऐसे कदम उठाते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि रात लेट नाइट परमिशन दे रहे हैं, अगले दिन कार्यक्रम है, टेंट कैसे लगेगा, कार्यक्रम कैसे होगा। इससे एहसास होता है कि पुलिस कितनी मजबूर है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और पुलिस के भाइयों से शुरुआत करूंगा। एक अवसर बनने दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को 8 घंटे की ड्यूटी आपकी करके दिखाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। सप्ताह में एक दिन छुट्टी दिला के रहेंगे, आपको याद रखना। प्यारे साथियों, वेतन विसंगतियां दूर कराएंगे आपकी। आपका जो बैकलॉग है भर के, आपको जो 24 घंटे ड्यूटी का प्रेशर बना हुआ ये खत्म करेंगे, और आपको बॉर्डर स्कीम खत्म करके अपने जिले के बराबर के जिले में जाने की आजादी देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपसे शुरुआत करेंगे। प्यारे साथियों, अभी शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं, लेकिन बधाई अधूरी है, क्योंकि मैं तो शिक्षा मित्रों का वेतन 25,000 से पार चाहता था, लेकिन हमारे अथक प्रयास के बाद सरकार ने लगभग 18,000 रुपए की घोषणा की है। प्यारे साथियों, अभी तो शिक्षा मित्रों की बात आगे बढ़ी है, अभी तो लड़ाई पीआरडी के जवानों की बाकी है, होमगार्ड भाइयों बहनों की बाकी है, भोजन माताओं की बाकी है, आशा आंगनबाड़ी बहनों की बाकी है, पंचायत सहायकों की बाकी है, रोजगार सेवकों की बाकी है। जब तक इनके मानदेय वेतन में वृद्धि नहीं होती और इनको कम से कम 20-20 हजार रुपए का रोजगार नहीं मिलता, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं, सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे।
इस सरकार को मजबूर करके छोड़ेंगे कि जिनसे काम लेते हो उनको कम से कम इज्जत का वेतन देने का काम करो। और सिर्फ यही लड़ाई खत्म नहीं होगी जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान पूर्वक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। और आज कह रहा हूं, किलो राशन नहीं दूंगा, आटा चावल नहीं देंगे हम लोग, 2000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे और आपको रोजगार देंगे कि आप 20,000 रुपए घर पे रह के कमाओगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देंगे कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके 50,000 रुपए का रोजगार करेगा और आप पे आंसू पूछने का काम करेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हालात बदल रहे हैं। और एक तरफ तो नीले झंडे वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, फूले साहू के अनुयायी घूम रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बहरूपिये भी घूम रहे हैं। और बहरूपियों को कैसे पहचानना है, बहरूपियों को कैसे पहचानना है, तो उनकी बातों पे गौर करना पड़ेगा। एक नेताजी तो विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, हालांकि मैं इस भाषा को नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मुखौटे तो उतारने पड़ेंगे, बिना मुखौटे उतरे काम नहीं चलेगा। मैं जो मंचासीन हमारे नेता उनको भी बताना चाहता हूं कि यहां इस देश में सिर्फ चमार जाति को आरक्षण नहीं मिलता, पूरे शेड्यूल कास्ट को आरक्षण मिलता है, पूरे बैकवर्ड क्लास को आरक्षण मिलता है। और तो और कई सारे, मैं देश भर में घूमता हूं, क्षेत्रीय आधार पे तो सामान्य जाति के लोगों को भी हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ मिलता है। और तो और 2019 से ईडब्ल्यूएस के जरिए सामान्य जाति के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन सामंत का उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि एक नेता असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि मैंने एक केवट से पूछा कि आप चमार बनना चाहते हैं। आप समझो मानसिकता क्या है। वो ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि निषाद समाज के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल कास्ट में रखा जाए, तो वो ये बताने का काम कर रहे हैं कि जो आरक्षण लेता है वो चमार बन जाता है। और मैं उन नेताजी को और उनके बड़े नेताजी को कहना चाहता हूं इस मंच से, कभी बाके चमार का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा, और कभी सिर्फ बाके चमार का इतिहास मत पढ़ना, कभी चमार रेजिमेंट का इतिहास पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि हमारे शौर्य का, कि बहुजन समाज में शौर्य कितना है। मैं तो बार बार कहता हूं कि बना के देखो, अहिर रेजिमेंट बना दो, गुजर रेजिमेंट बना दो, पाल रेजिमेंट बना दो, प्रजापति रेजिमेंट बना दो, निषाद रेजिमेंट बना दो, और देश की सेवा में, देश की रक्षा में मौका दो बहुजन समाज के लोगों को। हम दिखाएंगे देश की रक्षा कैसे होती है। बनाओ मौर्य रेजिमेंट, बनाओ साके रेजिमेंट, बनाओ कुर्मी रेजिमेंट, अगर आप में हिम्मत है बनाओ पटेल रेजिमेंट, और दो मौका हम बताएंगे हमारे अंदर कितनी क्षमता है। इतिहास गवाह है कि हमने अंग्रेज हो या कोई और शासक हो, किसी के आगे घुटने नहीं टेके। इतिहास बात का गवाह। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेगी बात। अब 15 मार्च को मैं निमंत्रण भी देता हूं, और क्योंकि मीडिया पता नहीं क्या प्रचार करेगी, तो आपको बताना भी चाहता हूं कि 15 मार्च को बाराबंकी में, क्यों भाई बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी का जैसे आज रेला हुआ ना, ये बहुजनों का मेला लगा है यहां जौनपुर में, ऐसा ही मेला लगेगा बाराबंकी में। बाराबंकी में 15 मार्च को। और वो जो बहरूपिये है उनकी पार्टी कह रही है कि हम बहुजन समाज का दिवस मनाएंगे 15 मार्च को। क्यों मनाएंगे सुनो, क्योंकि 15 मार्च को मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब की जयंती है। लेकिन क्यों मनाएंगे, क्योंकि आपके पास वोट है इसलिए, और आप मान्यवर काशीराम साहब का सम्मान करते हैं। मगर ये नहीं बताएंगे कि मान्यवर काशीराम साहब की जयंती पे जो अवकाश तय हुआ था, इन्हीं बहरूपियों की सरकार ने उस अवकाश को कैंसिल करने का काम किया था। और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बने जिले का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था।
और तो और मान्यवर काशीराम साहब के नाम से सहारनपुर में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी इन्हीं बहरूपियों ने बदलने का काम किया था। और उससे भी तकलीफ दे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल भी इन्हीं बहरूपियों के नेताओं ने पार्लियामेंट में फाड़ने का काम किया था, जिसकी वजह से हमारे SC ST के कर्मचारी अधिकारियों को खून के आंसू रोने पड़े और डिमोशन हमारे लोगों का हुआ। अगर इनकी जगह मैं होता तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम बदलने की बजाय एक और मेडिकल कॉलेज दूसरे महापुरुष के नाम पर बना। इनकी जगह मैं होता तो प्रमोशन में रिजर्वेशन कैंसिल कर का बिल फाड़ने के बजाय SC ST के साथ OBC के भाइयों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ दिलाने का काम करता। और तो और इनका चेहरा कब बेनकाब हुआ और ज्यादा तब हो गया जो बात बहुजन की करते हैं, लेकिन जब UGC का कानून आया, गाइडलाइन आई, तो ये सब लोग विरोधियों के पक्ष में खड़े हो गए। ये बात बहुजन की करते हैं और गुलामी 15% लोगों की करते हैं। ये जो बहरूप ये घूम रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। अभी आएंगे वो नीला पटका पहन के आएंगे, बाबा साहब की बैनर पे तस्वीर लगाएंगे, लेकिन जब आपके बच्चों के भविष्य को यूनिवर्सिटियों में कुचला जाएगा, जब उनकी हत्याएं होंगी, संस्थानिक हत्याएं, जब रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल को मारा जाएगा, तो इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। तब ये गुलामों की तरह अपने मालिकों का साथ देंगे, अपने बहुजन गरीब समाज का साथ नहीं देंगे। प्यारे साथियों, आपको भी कमर कसनी है कि अपने बच्चों की हत्या नहीं होने देनी है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि UGC की गाइडलाइन तो लागू होकर रहेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात को आप याद रखें, क्योंकि मैं कल ही एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नहीं वर्तमान सांसद को सुन रहा था और बहुत सही बात कह रहे थे। वो ये कह रहे थे क्योंकि उनको एहसास है कि अगर SC ST OBC का विरोध करेंगे तो MP MLA भी नहीं बन पाएंगे। ये लोग 15% से कोई MP MLA नहीं बन सकता है। मैं आपको कह रहा हूं, जो आपके अधिकारों का विरोध करे उसके लिए नारा मेरा याद रखना कि ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध करते हैं। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे, जब हम पे अवसर बनेंगे आजाद समाज पार्टी के लोगों पे, तो हम सबसे बड़ा बदलाव ये करेंगे कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। अब वो नई शिक्षा नीति क्या होगी? वो नई शिक्षा नीति ये होगी कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, चाहे सांसद हो या विधायक हो, चाहे चेयरमैन हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, गांव के सरपंच और पंचायत के मेंबर से लेके और मुख्यमंत्री तक के बच्चों को और DGP चीफ सेक्रेटरी से लेके पंचायत के सेक्रेटरी के, DM SSP के, CO दरोगा जी के, ADM SDM के, कानूनगो तहसीलदार के, सबके बच्चों को IG DIG कमिश्नर एडिशनल के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखिए। अच्छा, आप सोचोगे इससे बदलाव क्या हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं इससे बदलाव क्या होगा। इससे बदलाव ये होगा कि जब उनके बच्चों के हितों की बात आएगी तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ऐसी होगी कि वहां 5 स्टार होटल भी आपको कमजोर महसूस होगा, उसके सामने खोखला साबित होगा। क्योंकि जब एक स्कूल में एक ही टेबल पे जिलाधिकारी का, SSP का और किसान मजदूरों का, हम गरीबों का बच्चा बैठेगा तो टीचर भी टाइम पे आएगा, कमरे भी अच्छे होंगे, साफ सफाई भी होगी और पढ़ाई भी अच्छी होगी। तभी जाके गरीबों के हिस्से में जो है अच्छी जिंदगी के सपने शुरू होंगे। प्यारे साथियों,
हम हेल्थ पॉलिसी में बदलाव करेंगे। हम तय करेंगे कि जितने भी लोग कानून बना रहे हैं या जो कानून को लागू करा रहे हैं, उन सबका और उनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो बीमार होने के बाद। जिस दिन ये होगा आप देखना, मशीनें भी अच्छी होंगी, एक्सरा भी वही होगा, सारे टेस्ट भी वही होंगे और दवाइयां भी वही मिलेंगी, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, सुविधाएं भी होंगी। तो गरीब की जेब पर जो डाका पड़ रहा है इलाज के कारण, ये डाका नहीं पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, हम कानून व्यवस्था को इतना मजबूत करेंगे कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी गरीब की बेटी की तरफ, उसके बेटे की तरफ, उसकी जमीन की तरफ, उसकी पत्नी बहनों की तरफ आंख उठाने की। मेरी बात को आप याद रखना। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको ऐसा सबक सिखाएगी पुलिस कि दोबारा पीढ़ी में भी कोई गुंडागर्दी करने वाला माफिया नहीं पैदा होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, ये जो केंद्र और राज्य की डबल इंजन की गुंडागर्दी की सरकार चल रही है, इस गुंडागर्दी की सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया। मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस गुंडागर्दी का जवाब हमें वोट की ताकत से देना। अभी वीरभानपुर में क्या हुआ? वीरभानपुर में क्या हुआ? सत्ता को खुश करने के लिए पुलिस के लोगों ने मेरी मां बहनों के ऊपर लाठियां चलाने का काम किया। पूरे गांव में कितनी मारपीट की आपको पता है। मैं इनको समझाता हूं कि भाई ऐसा काम मत करो। शराब के नशे में जाके आप गांव में अराजकता करोगे और जनता आपसे विरोध नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं इस घटना का संज्ञान लूंगा और जो अन्याय वहां हुआ है, लोकसभा में अब 9 तारीख से जब लोकसभा चलेगी, उस अन्याय को देश के प्रधानमंत्री के सामने दिखाने का काम करूंगा। उनको बताऊंगा कि उनकी सरकार किस तरह की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कर रही है गरीबों के साथ। ये जो धर्म की बात करती है, महापुरुषों के सम्मान की, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की गुंडागर्दी वाली सरकार मां अहिल्याबाई होलकर का कितना अपमान किया। उनकी मूर्तियां तोड़ तोड़ के जो है वो फैला दी और जो नौजवान संघर्ष करने गया उनको लाठियों में पीट के जेल में बंद कर दिया। इतनी गुंडागर्दी कर रही है सरकार। प्यारे साथियों, काशी द्वार बनाया जा रहा है बनारस में। एयरपोर्ट के पास 16 ग्राम सभा की जमीन को बिना मुआवजे के छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम लोगों को घर देना होता है, जमीन देनी होती है, जमीन छीननी नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी करने वाली सरकार जबरन लोगों की जमीनें छीनने का काम कर रही है। प्रयागराज के फूलपुर के चखिनोता मुकुंदपुर गांव में जबरन जमीन अधिग्रहण की जा रही है और किसान आंदोलन कर रहा है। और किसान तो ये भी कह रहा है जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप ये देखो किस तरह से किसानों को, मजदूरों को नोचने का काम ये सरकार कर रही है। प्यारे साथियों, फतेहपुर जिले में मनरेगा कर्मियों को 6 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है क्योंकि नया जी राम जी कानून लाके इन्होंने 40% पैसा सरकार को, राज्य सरकार को देने को कहा है और राज्य सरकार खुद कर्जे में है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पे लगभग 30-35 हजार रुपए का कर्ज है इनकी गलत नीतियों की वजह से। आज तो हालात ऐसे हैं, दुकान मंडी, दाल मंडी में जो दुकानें तोड़ी जा रही है, लगभग 100 दुकानें ऐसी जिनका मुआवजा इस सरकार ने अभी तक नहीं दिया। मिर्जापुर में बाढ़ और सूखे की मार से जनता परेशान है लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। और गाजीपुर में गंगा कटान और बाढ़ की समस्या से किसान और आम आदमी परेशान है। उनको फसलों का दाम भी नहीं मिल रहा है और सरकार सोई बैठी है। जनपद चंदौली में जो लाइफलाइन कही जाती है, लेफर क्रमनाशा मुख्य नहर, उसकी इतनी हालत खराब है कि किसान सिंचाई के लिए भी परेशान है। प्यारे साथियों, हमने तय किया है कि अब इस गुंडागर्दी की सरकार को उत्तर प्रदेश से खदार फेंकना है और खदेड़ फेंकना ही नहीं है, इनकी हालत ऐसी करनी है कि दोबारा जनता के साथ अन्याय करने के बारे में ये सोच भी ना पाए। प्यारे साथियों,
और इसके लिए आपको मुझे कमर कसनी पड़ेगी, आपको मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको मुझे ताकत बनानी पड़ेगी। और जिस तरह 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों को इन्होंने, जिसमें पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम पिछड़ी जातियों के बच्चे, सैन, विश्वकर्मा के बच्चे, मेरे आज भी याद है लाठियां मार मार के उन बहनों के हाथ तोड़ दिए लखनऊ में, जब वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के दरवाजे गई, लेकिन उनको नौकरी सरकार ने आज तक नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूं, जो सरकार गरीबों के बच्चों की नौकरी छीनने का काम करती है, वो क्या गरीबों की तेजी हो सकती है क्या? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कपसाड़ में क्या हुआ, मेरठ में, आपने देखा था नहीं देखा था बताओ? जब मैं उस मां को न्याय दिलाने के लिए और अपनी बहन बेटी जिसको उठा ले गए थे गुंडे, उसको बरामद कराने के लिए दौड़ रहा सड़कों पे, आपने देखा था नहीं देखा? क्यों दौड़ना पड़ रहा था मुझे? क्योंकि ये सरकार हमारे बच्चों को न्याय नहीं दिलाना चाहती। और हालत ऐसी है कि मीडिया को भी नहीं, जो मीडिया जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है उत्तर प्रदेश में, हमारी मीडिया के भाइयों को भी पीड़ित परिवार से बात नहीं करने देते, उनके साथ भी गुंडागर्दी करते। ये आलम हो गया उत्तर प्रदेश में। अब दो ही रास्ते हैं, क्या तो हम इस गुलामी को सहे या फिर हम इस गुलामी की बेड़ियों को जड़ से उखाड़ फेंके। आप बताओ तैयार हो या नहीं हो? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो? जो ऊपर बैठे हाथ उठा के बताओ तैयार हो या नहीं हो?